जो कश्तियों में लाइफ जैकेट्स पहनी हुई दिन रात लोग उसमें जा जा के पानी में दूर दराज इलाकों में जा जा के राशन देते थे, लोगों को वैक्यूएट करते थे। कहने की बात यह है कि हमें अपने अदारों की मेहरबानियां इतनी जल्दी भूल नहीं जानी चाहिए। जो सब बालो ये कहते हैं, देखिए जी इख्तलाफ है और हम ये देख रहे हैं कि हमारे इदारों पर तनकीद हो रही है, तो आप भी समझते हैं कि इदारों में और इन लोगों के दरमियान जो इख्तलाफ राय कर रहे हैं उनमें डायलॉग होना चाहिए, टेबल पे बैठ के मसले हल होने चाहिए। इदारे भी हमारे अपने और बाद लोग जो है वो भी अपने हमारे नादानी में वो ऐसी बात कर रहे हैं, किसी और वजह से कर रहे हैं, तो ये मसला मिल बैठ के बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। देखें, बात यह है कि हुकूमत ने एक अपनी नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट में एक जॉइंट सेशन में एक ब्रीफिंग करवाई। अगर हुकूमत समझती है कि उस ब्रीफिंग के नतीजे में पूरे मामला सीधे नहीं हुए और फिर भी शकूक मौजूद हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ये इंतज़ाम कर दे। आर्मी को तो आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई हम मुख्तलिफ मुल्क के जो टॉप लीडर्स हैं उनको भिजवाना चाहते हैं, ताकि आप एक इंडोर 10, 15, 20 आदमियों के लिए जो कि ज़िम्मेदार होंगे और आपकी सिक्योरिटी वगैरह कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल असम्बली में भी बात ना की जा सकी हो, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे जो लोग बैठते हैं उनमें ख़दशा यही होता है कि बाज़ उसमें सादा लोग हैं, कोई बात सादगी में कोई ऐसी बात बाहर करेंगे जिससे, क्योंकि मीडिया या लोग उगलवाने के लिए तो फिर रहे होंगे उनसे, तो आप सादगी में कोई ऐसी बात कह दें जिससे मुल्क को नुकसान हो, तो लाजमी बात है अदारे थोड़े मोहतात होते हैं। लेकिन अगर आप अदारों को ये बताएं कि हम पार्टी हेड्स हैं, 10 के करीब पार्टी हेड्स हैं, हम उनको बुलाने लगे और वो आप उनको ब्रीफ कर दें GHQ में बैठ के और उनको अपने मसाइल और अपनी चीज़ें बताएं, तो लाजमी बात है कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। आफ्टर ऑल ये कौमी लीडर्स हैं। जैसे बालो ये कहते हैं, देखें जी हुकूमत ने कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया, हुकूमत ने इस वक्त आके फ्रंट पे ये कोशिश नहीं की कि किस तरह से ये जो महाज बने हैं, ये जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं हमारे इदारों के खिलाफ, उसको रोका जाए। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये इशू जारी रहे और हुकूमत इससे कोई सियासी बेनिफिट जो है वो गेन करना चाह रही है। मैं एक चीज़ आप बताऊँ, मेरा नहीं ये ख्याल कि हुकूमत इस वजह से चुप बैठी है। मुझे ये अंदाज़ा है कि हुकूमत नाअहल है, उसको ख़ुद बहुत इल्म नहीं है कि उसने करना क्या है। ये इसके लिए तो बड़े सूझबूझ वाले लोग चाहिए जो कि मंजे हुए लीडर्स हों, जो मुश्किल हालात में आपके लिए रास्ता निकाल के दिखाएं। वो तो है नहीं, तो उनको खुद अंदाज़ा नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसलिए बैठे हैं। लेकिन जो आपका ख्याल है कि हुकूमत समझती है कि उसको आर्मी की तरफ से कोई ख़तरा ना रहे, और इसलिए मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से आज दिन तक कभी भी किसी भी स्टेज पे हुकूमत को आर्मी से कोई ख़तरा नहीं था। अवाम में एक वक्त था कि जनरल मुशर्रफ का दौर इतना रिजेक्ट हुआ और इतनी तनकीद हुई कि फ़ौज में एक एहसास था कि हमें इस किस्से में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब को हमेशा अंदाज़ा था कि मुस्लिम लीग नून, जो कि सबसे बड़ी उनकी अपोजिशन है, इनकी सेंसिटिविटी, इनकी दुखती रग फौज है। चुनाचे वो हमेशा एक हवा खड़ा करते थे, एक जिन बना देते थे। एक तो नजरिया है कि एक तयशुदा पॉलिसी के तहत हमारी फौज का इंप्रेशन खराब किया जा रहा है, मुख्तलिफ हवालों से उसके खिलाफ जो है वो बातें उड़ाई जा रही हैं ताकि फौज का जो मोरल है उसको नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, ये इंप्रेशन होता था जिससे नवाज शरीफ साहब उनको हमेशा दमाम बख्शने के लिए फिर वो सरगर्दा हो जाते थे और वो कहते जी कोई तीसरी कुव्वत नहीं हम आने देंगे, अगर इस हुकूमत को ख़तरा हुआ तो हम बचाएंगे। वो इनको बेवकूफ़ बना के तो उन्होंने 3 साढ़े 3 साल खूब दबा के लूटमार भी की है, अपनी हुक्मरानी भी इंजॉय की है। इस अपोजिशन के ऊपर लेबल भी लगा फ्रेंडली अपोजिशन, जो हकीकतन फ्रेंडली थी। इन्होंने तो कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जिससे मुल्क की बेहतरी हुई हो, अवाम की बेहतरी हुई हो, कोई लूट मार का दौर ख़त्म हो जाए, कोई अदारे जो तबाह हो रहे थे वो बच जाते, वो तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक खौफ जो इनके ऊपर वो तारी करते थे। मैं समझता हूँ जरदारी साहब की बड़ी समझदारी है कि उनको इनकी हकीकत पता लग गई, इनके अंदर का छुपा हुआ खौफ उनको पता लग गया और वो उनको 3 साल साढ़े 3 साल उसी पे रगड़ते रहे। तो खतरा किसी को कोई नहीं है, ये तो पक्की बात है। आज फौज ने बरमला एक स्टेटमेंट देके कह दिया, मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं थी। जो अमल जो बातें थी, जो आज दिन तक वाकयात हुए, उनसे वाज़े पता था कि आर्मी अब ये काम नहीं करना चाहती और आर्मी कभी भी नहीं करना चाहती। ये उमूमन एक लीडर ऊपर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो अपने ज़ातियात की वजह से या किसी मामले की वजह से वो इस तरह की हरकत करे। उमूमन आर्मी में ये कभी भी ख्वाहिश नहीं हुई कि वो हुक्मरानी करते रहे मुल्क की। हम ये देख रहे हैं कि मुतवातर ऐसी बातें हो रही हैं कि अमेरिका से
जो है हमारे इदारों को पैसे मिलते हैं और वो जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक इम्प्रेशन है कि आप ये तासुर देते रहें कि हम अमेरिका के लिए सारे काम कर रहे हैं। बाबा साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक वक्त में ये चीज़ दुरुस्त थी इस वजह से कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी था और वो प्रेसिडेंट भी था मुल्क का। तो इस वजह से वो दोनों जब ओहदे एक ही शख्स के पास हैं तो वहाँ से जो फैसले होते थे वो यूँ लगता था कि जैसे ये डायरेक्ट आर्मी को सब कुछ दिया गया या मिला है, जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज भी आप के सामने यहाँ पे डॉक्टर अशफाक मौजूद हैं जो कि हमारे जनरल मुशर्रफ के दौर में वो इनके एडवाइज़र रहे हैं, इकनॉमिक एडवाइज़र थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये सारा कुछ आता रहा है। ये एक गलत इंप्रेशन है जो कि मुशर्रफ साहब के 2 ओहदों की वजह से क्रिएट किया गया। अब जो पैसा आता है उसमें चूँकि बुनियादी तौर पे वो पैसा उसका ताल्लुक है आर्मी की डिप्लॉयमेंट से, कि जो आर्मी को अफ़गानिस्तान के महाज के ऊपर लगाने में जो खर्च अखराजात आ रहे हैं, ये पैसा वो है जो वापस आता है। उसमें सारे बिल्स आर्मी बनाती है कि जी हमारा इतना पेट्रोल खर्च हुआ, इतने हमारे आदमी लगे, इतनी गाड़ियाँ चली, इतने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, उनमें इतना फ्यूल गया या उसके पुर्जे इतने ख़राब हुए, ये बदला वो बदला। अब जब ये बहुत बड़ी बिलिंग होती है आर्मी की तो लाजमी बात है कि बिल वहाँ बने, आर्मी को कहा गया कि जी आप अपने बिलों के बारे में बात करें, और ये वहाँ पे उनके डिफेंस फंड में से आता है तो वहाँ पेंटागन के साथ रब्ता करना कराना। तो उस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आर्मी के बिल होते हैं, आर्मी भाग दौड़ करती है, आर्मी नेगोशिएट करती है, आर्मी से वो सवाल पूछते हैं कि आपने ये बिल गलत बनाया है, ये आपका बिल दुरुस्त है, ये हम इतने % आपको देंगे। तो उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो पैसा डायरेक्ट आर्मी के हाथ में या आर्मी के अकाउंट में नहीं आता, वो डायरेक्ट जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और वहाँ से फिर आर्मी को शेयर मिलता है। क्योंकि आर्मी जितना खर्चा बाहर अपने ऊपर कर रही है बॉर्डर्स के ऊपर, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खर्चा दे रही है। जनाब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। हाजी जनरल साहब को ये कह रहा है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो महाजराई की जा रही है अपने इदारों के साथ वो इंतहाई ख़तरनाक है। उनका ये कहना है कि बाज़ लोग नादानी में ये कर रहे हैं, बाज़ लोग अपना बोझ निकाल रहे हैं और बाज़ लोग मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं, जो कि मुश्तरका तौर पर जिनकी ये काविशें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त जो हमारे इदारों हैं उनका मोरल डाउन किया जाए, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त हालत जंग में है। अगर यही सिलसिला रहा तो आने वाले दिनों में हमें मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है। हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा साहब, अभी आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पैसे आते हैं, वो आगे हमारे इदारों को देती है, मगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुकम्मल तौर पर खामोश है। कोई ब्रीफिंग का एहतमाम नहीं किया गया, कोई प्रेस रिलीज ऐसी जारी नहीं की गई जिसमें ये कहा गया हो कि फ़लाँ सन में इतने पाक फौज को पैसे दिए गए थे और उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया गया। आप कह सकते हैं कि ये खामोशी जो है ये कितनी अफसोसनाक है और कितनी मुजरिमाना है? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो हकीकतन तो कोई भी अदारा इस वक्त कोई ऐसी ब्रीफिंग, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे कि उन इल्ज़ामात का सही मानों में जवाब दिया जा सके जो हमारे ऊपर बाहर से आयद किए जाते हैं या जो अंदर मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनका कोई वाज़ेह जवाब दिया जाए। उनमें मिसाल के तौर पे कराची में एक रेंजर्स का वाक़या हुआ है, कोई इसमें वाज़ेह कोशिश नहीं की गई कि इस वाक़े को का सही पस मंज़र उस पर बात होती या ये इसका मिसाल के तौर पे मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ये बहुत बुरा हुआ है, ये कत्ल है, सज़ा मिलनी चाहिए। रेंजर्स का वाक़या हुआ, मगर हम ये देखते हैं कि डाल दिया गया इदारों पर। क्या आप भी समझते हैं कि कोई शख्स जो है वो किसी महकमे में काम करता है तो उसका कोई इनफरादी फेल भी हो सकता है, उसको इदारे के साथ लिंक करना मुनासिब नहीं? क्योंकि जब भी आप लोगों को बाहर किसी जगह इस्तेमाल करते हैं और उनके हाथ में हथियार होता है तो ये सारा फैसला उस आदमी ने करना होता है कि उसने ये हथियार इस्तेमाल करना या नहीं। उस वक्त उसका डीजी उसके साथ खड़ा नहीं होता, उस वक्त उसका कोई और सीनियर ऑफिसर साथ नहीं होता। आपने 2-2, 4-4 लोग पूरे शहर में लगाए हुए हैं। फिर अगर आप ये गलती करते हैं कि हमेशा के लिए साल 2-2 साल इन लोगों को बाहर सड़कों पे छोड़ दें तो लाज़मी बात है कि वो सड़कों पे फिर वो और चीज़ों में मुलव्वस होने शुरू हो जाते हैं।